हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दीक्षांत स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश के सबसे ऊंचे बांध जिसका जिक्र छिड़ते ही टिहरी का नाम सामने आता है। देवभूमि उत्तराखंड के सुंदर जिले टिहरी में स्थित यह बांध भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम, जिसे कि गणेश प्रयाग के नाम से जाना जाता है, और जहाँ पहले पुरानी टिहरी बसी हुई थी, उसी पुरानी टिहरी की कुर्बानी की तर्ज पर बसा यह बांध सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों को रोशन कर रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और भारत के कई उत्तरी राज्यों के कुछ क्षेत्रों में बांध के जल का उपयोग पेयजल व सिंचाई के लिए भी किया जाता है। सोशली और इकोनॉमिकली यह बांध भारत के लिए वरदान साबित हुआ है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से यह बांध काफ़ी अहम माना जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि विकास अपने साथ साथ कुछ दुष्परिणाम भी लाता है। जहां इस बांध के कई फायदे हैं तो वहीं कई नुकसान भी हैं, जिन्हें संपूर्ण टिहरी क्षेत्र ने झेला और वर्तमान समय में भी इसके आसपास के क्षेत्र, जिसमें मुख्यतः प्रतापनगर, घनसाली, भिलंगना ब्लॉक के लोग आज भी परिवहन कनेक्टिविटी में बाधा के कारण कई परेशानियों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मूलभूत आवश्यकताओं की पहुंच से वंचित हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टिहरी बांध के इसी पहलू के बारे में, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं इसकी कुछ खासियत। टिहरी डैम की कहानी शुरू होती है 1961 में, अर्थात भारत के आज़ाद होने के 14 साल बाद, जब आज़ादी के बाद कई ज़रूरतें नज़र आ रही थी, जिसमें एक सबसे बड़ी ज़रूरत थी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ताकि लोगों तक बिजली पहुंचाई जाए। और इसी के साथ शुरू होती है 1961 में टिहरी डैम की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनने के बाद 1969 में यह रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करा दी गई। 1970 के आसपास प्रोफेसर जेम्स ब्रून्स के द्वारा इसका डिज़ाइन भी तैयार कर लिया गया। अब प्रोजेक्ट सबमिट होने पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1972 में इसे अप्रूव कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। फंड की कमी के चलते व साथ ही बांध के दुष्परिणामों को देखते हुए कई पर्यावरणविदों, मानव अधिकार संगठनों व स्थानीय लोगों के द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन चलता रहा। इन बाधाओं के चलते 1977 व 78 तक बांध के निर्माण कार्य में काफ़ी रुकावटें आई। सुंदरलाल बहुगुणा समेत अनेक पर्यावरणविदों, साथ ही कमलेंदुमती शाह, वीरेंद्र शकलानी ने टिहरी बांध परियोजना का जबरदस्त विरोध किया। बांध विरोधियों का तर्क था कि इस परियोजना से टिहरी कस्बे व आसपास के तमाम गांव जलमग्न होने के साथ ही हजारों लोगों के सामने विस्थापित होने का खतरा पैदा हो जाएगा। टिहरी बांध विरोधी आंदोलन ने इस परियोजना से क्षेत्र के पर्यावरण, ग्रामीण जीवन शैली, वन्यजीव, कृषि के साथ ही लोक संस्कृति को होने वाली क्षति की ओर भी सबका ध्यान खींचा था। विरोध प्रदर्शनों के साथ साथ ही 1978 में बांध परियोजना का कार्य शुरू हो गया। 1983 में कोटेश्वर हाइड्रो पावर प्लांट को भी इसमें ऐड कर दिया गया। 103 मीटर की हाइट व 2.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह डैम 400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की क्षमता रखता है। बांध निर्माण कार्य के लिए 1986 में यूएसएसआर ने वित्तीय सहायता व तकनीकी प्रदान करके मदद की पैरवी की। कार्य की प्रगति काफ़ी धीमी चलने के कारण 1988 में टीएचडीसी मतलब टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन कर 1989 में निर्माण कार्य टीएचडीसी को सौंप दिया गया। बांध की सेफ्टी, वाटर क्वालिटी, रिहेबिलिटेशन व इम्पैक्ट आदि को ध्यान में रखते हुए इंडिया और रशिया के वैज्ञानिकों व विशेषज्ञों द्वारा इसका डिटेल निरीक्षण कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसे हरी झंडी 1994 में मिली। 1995 में काम शुरू हुआ और 10 साल बाद 2005 में उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा आखिरकार टनल को बंद करने का आदेश दिया गया। इस तरह 2006 में बांध में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का कार्य शुरू हो गया। अब बात करते हैं डैम के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि हमने जाना कि भागीरथी और भिलंगना नदी पर बना यह बांध एक एम्बैंकमेंट या रॉकफिल प्रकार का बहुउद्देशीय बांध है। एम्बैंकमेंट डैम उस प्रकार के डैम होते हैं जिसमें किसी नदी के जलमार्ग को रोकने या प्रवाह को नियंत्रित करने हेतु मिट्टी, पत्थर, कंक्रीट से निर्मित कर चौड़ी व ऊंची दीवार बना दी जाती है। अर्थात एक प्रकार का आर्टिफिशियल माउंटेन भी इसे हम कह सकते हैं, जो कि काफ़ी मजबूत और बड़ी प्राकृतिक आपदा को सहन करने की क्षमता भी रखता है।
इस बांध परियोजना का कुल खर्च $2.5 बिलियन के लगभग रहा। 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस बांध का वास्तविक नाम स्वामी राम तीरथ सागर है तथा स्थानीय रूप से इसे सुमन सागर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर व चौड़ाई 575 मीटर। डैम के शिखर पर इसकी चौड़ाई 20 मीटर व आधार तल पर इसकी चौड़ाई 1128 मीटर चौड़ा है। इसकी इसी विशालता व क्षमता के कारण इसे राष्ट्र के गांव की संकल्पना दी गई। टिहरी बांध की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2400 मेगावाट की है, जिसे 2 फेज में कंप्लीट किया गया। फेज 1 जिसमें टिहरी बांध व जल विद्युत परियोजना के तहत 1000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, जो कि 2006 में कंप्लीट हो गया था। जबकि फेज 2 की अगर हम बात करें तो इसमें 2 प्रोजेक्ट रखे गए हैं। एक है टिहरी पंप स्टोरेज परियोजना और दूसरा है कोटेश्वर बांध परियोजना। टिहरी पंप परियोजना जिसमें 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जो कि अभी जारी है। जबकि कोटेश्वर बांध परियोजना जिसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की क्षमता 400 मेगावाट की है, यह जो कोटेश्वर बांध परियोजना है 2012 में कंप्लीट हो चुकी थी। आगे बात करेंगे बांध के डीमेरिट्स और मेरिट्स के बारे में। क्या आप जानते हैं कि यह बांध उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए वरदान साबित हुआ। बिजली, पानी, सिंचाई व पर्यटन के तौर पर इस बांध से बड़ी आबादी को लाभ पहुंचा। लाखों लोगों के घरों को रोशन कर रहा यह बांध हजारों किसानों के जीवन में हरियाली लाने का काम कर रहा है। साथ ही उत्तराखंड को रॉयल्टी के रूप में 12% बिजली फ्री मिलती है व 300 क्यूसेक पीने का पानी दिल्ली व 200 क्यूसेक पानी उत्तर प्रदेश को प्रोवाइड करवाता है। बांध बनने की वजह से नदी का फ्लो काफ़ी कम हुआ, जिससे उत्तर भारत के कई मैदानी क्षेत्रों में आने वाली बाढ़ों की इंटेंसिटी में कमी आई। फिशिंग और टूरिज्म के रूप में क्षेत्र में रोजगार को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। टिहरी डैम एडवेंचर स्पोर्ट्स प्लेस के रूप में भी काफ़ी चर्चित है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा यहाँ टिहरी लेक फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है। साथ ही गर्मियों में जब पानी का लेवल नीचे चला जाता है तो पुरानी टिहरी शहर की यादें ताज़ा कर देने वाले इस पुरानी टिहरी शहर के अवशेष देखने व अंडर वाटर टिहरी शहर देखने भी लोग यहाँ आते हैं। देश की इकोनॉमी में मजबूती दे रहा यह बांध हजारों लोगों के सपनों, पूर्वजों की भूमि, टिहरी की संस्कृति, रीति रिवाजों की जल समाधि पर आज खड़ा है। तो बात करते हैं इस बांध के बनने से हुए नुकसान और भविष्य के दुष्परिणामों के बारे में। 2400 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना भले ही देश के कई राज्यों को रोशन कर रही है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि इस परियोजना से पुराना टिहरी शहर व 125 गाँव प्रभावित हुए। आंकड़ों के मुताबिक 37 गांव पूर्णतः झील में डूबे व 88 गांव आंशिक रूप से प्रभावित हुए। लाखों लोगों को विस्थापित कर नई टिहरी, हरिद्वार, देहरादून व ऋषिकेश में बसाया गया। लेकिन आज भी टिहरी बांध से प्रभावित कई गांवों के लोग अपनी जमीन के बदले जमीन की आस लगाए बैठे हैं। इतने साल बाद भी लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। इन गांवों में टिहरी झील के कारण लगातार भूस्खलन व भूधसाव की घटनाएं बढ़ती जा रही है। इससे मकानों में दरारें व खेती योग्य भूमि धंस चुकी है, जिससे ग्रामीणों के सामने रोजी रोटी का भी संकट पैदा हो गया है। डाउन टू अर्थ मैगजीन के एक पुराने आर्टिकल के अनुसार टिहरी बांध के जलाशय का हिस्सा बनने वाली एक पहाड़ी पर दरार ने एक बार फिर हिमालय बांध की सुरक्षा पर विशेषज्ञों की राय को तोड़ा है। मैगजीन के अनुसार टीएसटीसी महाप्रबंधक कहते हैं कि सुरंग संख्या 3 के ऊपर रायका पहाड़ियों के ढलान से प्लास्टर उतर गया है। उनके अनुसार बांध स्थल पर रूसी सलाहकारों के समूह ने स्थिति का जायजा लिया है। हालांकि उनका कहना है कि मुख्य बांध के ढांचे को कोई भी खतरा नहीं होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक टिहरी बांध के अस्तित्व में आने के बाद बादल फटने जैसे प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं में खास तौर पर इजाफा हुआ है। जिस भागीरथी नदी का कैचमेंट एरिया पहले काफ़ी कम था, बांध बनने के बाद वो बहुत अधिक हो गया है। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों के मुताबिक इतनी बड़ी मात्रा में पानी इकट्ठा होने की वजह से बादल फटने की प्रक्रिया में तेजी आई है। टिहरी बांध की विशाल झील से जो वाष्पीकरण होता है वो बरसात के मौसम में भारी बादल बन जाता है, जिसकी वजह से बादल बनने की प्रक्रिया में भी तेजी आती है।
साथ ही भूगर्भिक तौर पर डैम जियोलॉजिकल फॉल्ट लाइन के ऊपर कंस्ट्रक्टेड है, जिससे अधिक भूकंप आने की संभावना में गंगा नदी किनारे बसे कई बड़े शहर तबाह हो सकते हैं। हालांकि यह डैम 8.5 रिक्टर स्केल के भूकंप को सहन करने की क्षमता रखता है। बांध बनने की वजह से वनों के विशाल क्षेत्र का विनाश भी एक नुकसान रहा, जिस हेतु जरूरी है कि यहाँ वृक्षारोपण को प्रोत्साहन दिया जाए। सवाल अगर बिजली का है तो 2050 तक देश की थर्मल एनर्जी खत्म हो जाएगी, कोयला खत्म हो जाएगा, तब बस पानी से ही बिजली बनेगी। अगर बांध नहीं बनेंगे तो बिजली नहीं बनेगी, जिस कारण देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसी के साथ यह जरूरी हो जाता है कि उचित इन्वायरमेंटल पॉलिसी के साथ रन ऑन द रिवर डैम बनाए जाएं व छोटे बांधों को प्रोत्साहन मिले। टिहरी बांध के संबंध में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखें। ऐसी ही वीडियो के लिए और हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें कंटिन्यू मोटिवेट रखता है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो के साथ आपसे जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू।